तो जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा कि भैया देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर एक बात कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग तो रुकना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, आज मैं सीपी सिंह जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि क्या 2014 के बाद मॉब लिंचिंग आया है। उन्होंने हम पत्रकारों पर सवाल उठाया कि यह डिजाइनर पत्रकारों द्वारा फ्रेम किया गया शब्द है, और संभव है उनकी बात सही भी हो सकता है, वो गलत हो, लेकिन सच यही है कि 2014 से पहले मॉब लिंचिंग नाम की कोई शब्द, इस तरीके का कोई वाक्य ही मैंने नहीं सुना था जो मॉब लिंचिंग से जुड़ा हो। तो क्या ये 2014 के बाद शुरू हुआ? लेकिन नहीं, उससे पहले भी मैं बहुत सारे शब्द सुनता था, जैसे सुनता था कि उग्रवादियों का सेंधरा कर दिया ग्रामीणों ने, तो क्या वो भी मॉब लिंचिंग है? बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, और शायद मैं उम्मीद करता हूं कि यही दर्शकों के मन में है। लेकिन अब का अपडेट यही है कि आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मॉब लिंचिंग रोकने के लिए एक विधेयक सदन में पास हो गया। अब यह राज्यपाल के पास जाएगा, और उसके बाद राजस्थान और पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड में भी एक कानून हो जाएगा मॉब लिंचिंग रोकने के लिए। इसमें क्या है ये आज हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए कि विधानसभा में आज हुआ क्या। एक रिपोर्ट है, दिखा दीजिए। झारखंड भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक 2021 की विधेयक का अध्याय 9 के खंड 20(1) में अंकित, परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की समाप्ति के पश्चात नहीं किया जाएगा, को विलोपित किया जाए। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूँ कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव हस्तकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 20 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहे, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 20 इस विधेयक का अंग बना। सदन से पास। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने विधेयक का सदन में प्रस्ताव रखा। इसे किया गया है, अच्छा, और इसमें 8-9 बिंदु लिया गया था। तेजाबी हमला 3 लाख रुपया, बलात्कार 3 लाख रुपया, नाबालिग का शारीरिक शोषण 2 लाख रुपया, मानव तस्करी 1 लाख रुपया, जौन प्रताड़ना 50,000 रुपया, मृत्यु 2 लाख रुपया, स्थायी विकलांग 80%, 2 लाख रुपया, आंशिक विकलांग 40%, 1 लाख रुपया, और शरीर 25% तक जला हुआ रहेगा उसको 2 लाख। ये पहले से प्रावधान किया जाएगा, वो जोड़ा जाएगा। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने रखा संशोधन प्रस्ताव। अगर आपने रेंट अपना नहीं दिया है और आपके मकान मालिक आपको बाहर निकालेंगे तो उसको मॉब लिंचिंग का नाम दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आगे का डेफिनेशन देखिए। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से देंगे, कहीं और अन्य जगह देंगे, आराम से बोलिए अमित जी, आराम से बोलिए। अध्यक्ष, उसको भी आप मॉब लिंचिंग का नाम दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, बिल में इस्तेमाल शब्दों पर जताई आपत्ति। होना चाहिए सामान्य भारत के सामान्य नागरिक। दुर्बल को कौन डिफाइन करेगा? अध्यक्ष महोदय, दुर्बल कौन होता है? बिल को प्रवर समिति में भेजने का आग्रह। आपका सीडिशन चार्जेस जिस पे लगती है, सीडिशन चार्जेस जिस पे लगती है, क्या उसका इस बिल में उल्लेख है? अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि देशद्रोह का मामला में भी अगर ऐसा घटना घटता है, उसको भी आप मॉब लिंचिंग का नाम दे देंगी सरकार। अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सम्मानित सदस्य को 2014 से लेकर 2019 के बीच झारखंड में घटी 19 मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भी याद दिलाना चाहता हूं। ये कर्नाटक तमिलनाडु घुमा रहे मान्यवर। कह रहा हूं कि भाई ये जब विचार के लिए रखा जाता है, जो परंपरा आज तक चली आई है कि प्रतिपक्ष के लोग उसमें संशोधन देते हैं और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं विचार में अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मैं यही आपसे आशय से कह रहा हूं। संसदीय कार्य मंत्री का बयान, सुप्रीम कोर्ट के नियमन के आधार पर प्रावधान करा लीजिए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का सभी राज्य में आदेश दिया गया है और उसी का परिप्रेक्ष्य में ये मॉब लिंचिंग बिल यहाँ पर लाया गया है। मुझे लगता है कि यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये मेरा राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की राय है। जहां पढ़ा, मुझे इन सब पॉइंट्स में एक भी पॉइंट मुझे नहीं दिखा जो इस बिल का हिस्सा होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, कल की डेट में ये बिल का मिसयूज ना हो, सरकार को मैं आज से सचेत करता हूं कि ये काला अध्याय पूरे झारखंड में लिखा जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसा बिल पास होता है। विधायक केदार हाजरा ने भी दिया संशोधन। संबद्धता को हटा दें और जो अन्य और विषय जिनको रखा गया, निश्चित तौर पर यह बिल जो है
प्रवर समिति के माध्यम से फिर से लाने से अच्छा रहता। अमित मंडल का एक और संशोधन। लोगों के पास प्रावधान है तो फिर से इसके लिए एक और कानून लाने का मतलब मेरे समझ के परे अध्यक्ष। अमर बाउरी ने भी दिया संशोधन। मैं आपको कह रहा हूँ, सचेत कर रहा हूँ कि ये काला बिल आपको गर्त में लेके जाएगा। माननीय अमित मंडल जी ने पूरे क्राइटेरिया बाद इसको दिया है। आलमगीर आलम पर अमर बाउरी की टिप्पणी का विरोध। आलमगीर साहब के बिल ये पेश हो जाने से उनको तमगा लग जाएगा, उनको ISI और सारे लोग बड़े जाकर के उनको ये करेंगे, इसलिए खुश है। लिंचिंग के पीछे ये खड़े हैं, इसलिए इन्हें संशय होता है। अगर इन्हें संशय क्यों लगता है? के सामने है और आज एक इतना महत्वपूर्ण बिल जब आ रहा है और इस पर कानून बनाने का प्रयास झारखंड की सरकार कर रही है, तो भी ये लोग इसको धार्मिक भेदभावना और प्रयास कर रहे हैं कि धर्म को इससे जोड़ें। विनोद सिंह ने भी दिया संशोधन। तो लोग पीड़ित है, तो पीड़ित अभी भी उनके परिजन और तमाम लोग दर दर भटक रहे हैं। ठीक उसके विपरीत जो बिल का जो दूसरा पक्ष है उसमें बहुत गोल मटोल शब्दों में सरयू राय ने भी दिया संशोधन। दिया है, सरकार इसको स्वीकार कर लेगी, इनका यह बिल समृद्ध होगा। जो पहले बातें कही गई हैं, जिनको जुर्माना है। झारखंड विधानसभा से न्यूज 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय के साथ राकेश कुमार और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो अब इसे तफसील से हम समझ लेते हैं। मेरे साथ अमित मंडल साहब भी हैं, मेरे साथ राजेश कच्छप साहब भी हैं। सबसे पहले मैं अमित मंडल साहब के पास आ रहा हूं। अमित मंडल साहब, मुझे बताइए कि इसमें ऐतराज किन किन बातों को लेकर के, मतलब चूंकि जिन्होंने पूरा नहीं सुना, आपने काफी क्लियर कट बताया विधानसभा में, जिन्होंने नहीं सुना, मान लिया मेरे जैसा आदमी है जिसे नहीं पता कि उस मसौदे में है क्या, किन किन बातों पर ऐतराज है। मुझे एक आम आदमी हूं मैं, मुझे लगता है कि भाई एक बिल होना चाहिए जो मॉब लिंचिंग जैसी चीजों के विरोध में इसको रोकने में काम आए। इसमें कहां दिक्कत है? देखिए, सबसे पहले मैं सीपी सिंह साहब के बातों का समर्थन करता हूं कि मॉब लिंचिंग करके कोई डिफाइंड वर्ड नहीं है। ये मीडिया के द्वारा बार बार यूज किया गया है और ये मीडिया के द्वारा बार बार 2014 के बाद यूज किया, ये भी फैक्ट है। भाजपा सरकार को बदनाम करने के लिए तरह तरह से मॉब लिंचिंग को बीजेपी के साथ जोड़ के मीडिया ने दिखाया है। ये केंद्र का राजनीति रहा, अब यही राजनीति ट्रांसलेट हो गया राज्य में। मॉब लिंचिंग जो बिल है, ये पहले से हम लोगों के पास जितने धाराएं हैं, आईपीसी की, सीआरपीसी की धाराएं, ऑलरेडी ऐसी घटनाओं के बारे में उल्लेख किया गया है। धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, नस्ल के आधार पर किसी को डराना, धमकाना, टॉर्चर करना, ये सारी की सारी धाराएं ऑलरेडी कानून में प्रावधान है। लेकिन इसको नए पैकेज में डालकर मॉब लिंचिंग विधेयक के तौर पर झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि मॉब लिंचिंग पे एक कठोर बिल आए। बिल ऐसा होना चाहिए जो कि सिर्फ दुर्बल, जिसको प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। इरफान जी आज बार बार बोल रहे थे आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब बिल आएगा तो पूरे झारखंड वासी के हित में आए। आप ये कभी नहीं बोलते हैं कि झारखंड के स्थायी निवासी या झारखंड के लोगों के लिए, भारत में बसोबास करने वाले झारखंड के लोगों के लिए बिल आए। आपने वर्ड क्या दे दिया उसमें? दुर्बल को आपने डिफाइन नहीं किया कि दुर्बल कौन है। इसीलिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिया। जब एक हेड कांस्टेबल को एंटी-सीएए में स्टोन पेल्टिंग के नाम पर मार दिया जाता है तो वो भी मॉब लिंचिंग की ही कैटेगरी में आएगा। वो दुर्बल कोई भी एंगल से नहीं है, क्योंकि वो एक पदाधिकारी था। दुर्बल को आप किससे जोड़ देते हैं? दुर्बल को आप अल्पसंख्यक से जोड़ देते हैं, दुर्बल को आप आदिवासी से जोड़ देते हैं। वो जोड़ना गलत है। इस पे मेरा ऑब्जेक्शन है। दूसरा मेरा ऑब्जेक्शन है, आपने मॉब को डिफाइन नहीं किया। राजेश कच्छप भी बता रहे थे कि ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज्यादा हावी होते, चाहे किसी की सरकार में हो। इसीलिए मैंने ब्यूरोक्रेट्स को भी आईना दिखाने का काम किया है कि आपके पास इतनी जानकारी है, इतने पढ़े लिखे आप हैं, तो मॉब को ठीक से आपने डिफाइन क्यों नहीं किया? मॉब का मतलब डेफिनेशन में क्या दे दिया? क्या 2 या 2 से अधिक। मान लीजिए 2 व्यक्ति कोई दुकान में जाता है, वहां पे झगड़ा हो जाता है, दोनों का कम्युनिटी अलग अलग है, तो वो मॉब लिंचिंग हो जाएगा, वो जेल का आजीवन कारावास में घुस जाएगा। तो जो मॉब है उसको डिफाइन करने के लिए आपको गहन अध्ययन करना चाहिए था और उसके बाद इस बिल को ड्राफ्ट करना चाहिए था। इतना ही नहीं, आपने तरह तरह की चीजों को प्रोपेगेंडा के तहत बिल पे डाल दिया, लेकिन मेन मुद्दों को आपने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने सिलसिलेवार तरीके से कई चीजों का उल्लेख किया था।
मान लीजिए कोई पत्रकार आप गौ तस्करी के बारे में रिपोर्टिंग हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। उसमें आप कोई फील्ड में आप फंस चुके हैं, हाँ। फील्ड में आप फंस चुके हैं और इस बीच में कोई झंझट हो गया, आपने हो सकता है कि उसको मार दिया, आवेश में आके कुछ भी हो गया, वो 4 लोगों ने आप पे ये आरोप लगा दिया कि आप मॉब लिंचिंग कर रहे थे, तो क्या निष्पक्षता के साथ रिपोर्टिंग हो पाएगी? क्या पुलिस पदाधिकारी ठीक से काम कर पाएंगे? क्या आम नागरिक ठीक से काम कर पाएंगे? अमूमन देखा गया है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं होती कुछ और है, ओरिजिनली में प्रोजेक्ट कुछ और कर दिया जाता है। इसीलिए चोरी की घटनाएं हो या फिर झगड़ा झंझट की घटना है, उसको आप मॉब लिंचिंग में नहीं डाल सकते हैं। आपको कहना चाहिए था कि जिस पे सेडिशन चार्जेस लग रहा है, जो पाकिस्तान जिंदाबाद करने के लिए उस्का रहे हैं, जैसा मैंने चंदन गुप्ता का एग्जाम्पल दिया, उसको मार दिया गया इसलिए क्योंकि उसने बाइक रैली निकाली थी, पाकिस्तान जिंदाबाद कहने पे उसको विवश कर दिया, वो भी मॉब लिंचिंग के कैटेगरी में आ रहा है। वैसे ही गौ हत्या को लेकर पुलिसकर्मी जब रेड करते हैं और उसके बाद कुछ इंसिडेंट होता है, वो भी मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आ रहा है। तो आपको डिफाइन करना चाहिए था A to Z सब बातें, मैं एक बार, लेकिन आपने कुछ ऐसा किया नहीं। राजेश कच्छप साहब के पास आ रहा हूं, कुछ आंकड़ा है मेरे पास। देखिए 2020 की कुछ घटनाओं का जिक्र कर रहा हूं। 18 अप्रैल को रामगढ़ में जाबिर अंसारी से पहले नाम पूछा गया, फिर उसकी पिटाई की गई। 11 मई को दुमका में सुभान अंसारी की कोई बकरी चुराने के आरोप में पीट पीट के मार डाला। इसमें दुलाल मियां नाम के एक शख्स घायल भी थे। 23 जून को गोड्डा में भी बकरी चुराने के कारण बबलू शाह की पीटकर हत्या कर दी। उचित कुमार यादव को भी अधमरा कर दिया गया। 2 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम में प्रतिबंधित मांस खाने के आरोप में रमेश बेसरा की पिटाई कर दी गई थी। 2 जुलाई को दुमका में प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में छोटेलाल टुडू और मंडल मुर्मू की पिटाई हुई थी। 16 सितंबर को सिमडेगा में राज सिंह, दीपक कुल्लू, इमैनुअल टेटे, सुगाद डाग, सुलीन बारला, रोशन डांग, सेम कीड़ो, इनकी भी हत्या हुई थी। इसी तरह 2021 में 10 मार्च को रांची में ट्रक चोरी के आरोप में सचिन कुमार वर्मा की बांधकर पिटाई हुई, इसमें उसकी मौत हो गई। तो इसमें से किसको मॉब लिंचिंग के कैटेगरी में रखेंगे? मतलब क्या इसमें नाम के आगे अगर अंसारी रहेगा, खान रहेगा, तो वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में आ जाएगा? वर्मा, शर्मा, बबलू, टिक्कू आ गए तो क्या वो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में नहीं होगा? मैं मतलब समझना चाह रहा हूं एक बार कच्छप साहब। देखिए, ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है, मॉब लिंचिंग को हम लोगों ने भी कभी नहीं सुना, अपने राजनीतिक जीवन में कभी इनका जिक्र तक लोग नहीं करते थे। देखिए 2014 के बाद में और विशेष करके 2016 से लेकर के 2019 तक आप देखिएगा जो घटनाक्रम हुए हैं, और उसमें देखिए मैं इस बात को मैं मानता हूं कि इसमें कोई भी हो सकते हैं। इससे पहले भी होते थे डायन प्रथा में। पूरा गांव किसी एक निर्बल महिला को आरोप लगा करके कि आप तुम्हारे कारण कि उसका घर खराब हो रहा है, उसका घर बीमार हो रहा है, लोग उसको मारते थे, सामूहिक भीड़ मारते थे। विगत दिनों आपने जिस प्रकार से जो घटनाक्रम यहाँ पे झारखंड में हुआ, झारखंड राज्य पहला राज्य रहा जो मॉब लिंचिंग के नाम से इस राज्य को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। उसके बाद में भी और एक विशेष दल के द्वारा कुछ नारा लगवाना, किन्हीं को नारा लगवाना, वो भी जबरन, ये भी गलत है। तो कहीं ना कहीं ये मॉब लिंचिंग के नाम से मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप प्रोत्साहित उसको कर रहे थे। कारण अगर प्रोत्साहित नहीं करते तो आदरणीय कैबिनेट मिनिस्टर के एक मंत्री जो केंद्र में मंत्री हैं, माला पहना रहे थे, आप उनको सम्मानित कर रहे हैं और माला पहना रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। आज इसका शिकार कोई भी हो सकते हैं। एक आदिवासी भी है, आप एक हरिजन, मैं क्षमा चाहूंगा, अन्य जाति है, कोई मुस्लिम भी है, कोई भी हो सकता है। और इस शिकार हिंदू भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो किस जात और किस कौम का, किस क्षेत्र का है। आप सिर्फ हमारे राज्य में नहीं हुआ है, आप अगर यूपी में भी अगर आप देखेंगे जो सोनभद्र में हुआ, तो वहां पर भी दबंगों ने 11 आदिवासी परिवार को जबरन उनके घर पे घुस करके उनका हत्या कर देते हैं। देखिए 2016 से 2020 तक की घटना, अगर आप मॉब लिंचिंग की घटना देखें तो कम से कम 88 लोगों को इस प्रकार से मारा गया। जो मेरे लेकिन मैं जो समझना चाह रहा हूं कच्छप साहब वो ये है कि मतलब इसमें जो मरने वाले की जाति है या जो मारने वाले की जाति है, क्या वो एक ही जाति के होंगे तो भी मॉब लिंचिंग होगी,
एक ही धर्म के होंगे तो भी मॉब लिंचिंग होगी। मतलब मॉब लिंचिंग जो चीज, जो शब्द है, दिस इज इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और तमाम चीजों से, मतलब मैं जितना समझ रहा हूं। देखिए, मैं ये मूव का मतलब है कि भीड़ के द्वारा, इसमें स्पष्ट है आज के विधायक में, आज के जो विधेयक लाया गया है कि स्पष्ट है कि चाहे उसमें कौम को नहीं लिखा गया है, उसमें धर्म को नहीं लिखा गया, भीड़ के द्वारा, अनियंत्रित भीड़ के द्वारा अगर किसी की हत्या कर दी जाती हो या किसी को प्रताड़ित किया जाता हो तो उसके वो इस लाइन पे आता है। देखिए, आज के तारीख में इसका परिभाषा, चूंकि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ साथियों से सुन रहा था, आज भी वो उसको राजनीतिकरण करने की ओर ले जा रहे थे। कारण क्या है कि सबसे ज्यादा अगर केसेस हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर एलिगेशन लगा है, तो आप देखिएगा कि उनको, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को एक नारा दिलवाया गया है। देखिए, नारा दिलवाया गया है कि आपको ये नारा को बोलना होगा, तो ये कहीं से भी मतलब उस नारे के बाद ही वो, मतलब वो मॉब लिंचिंग ज्यादा भयभीत करने वाला। मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे मैं कच्छप साहब, मैं तो खुला बोलता हूं, तबरेज अंसारी की मौत थी भाई, मैं बहुत समय से देखता हूं। अगर हमारे झारखंड की बात करता हूं, घर में अगर चोर पकड़ा जाता है तो पकड़ के उसको बांध के पीटता है, बहुत समय से मैं देख रहा हूं, ठीक है। लेकिन तो मॉब लिंचिंग की बात तब आई ना जब तबरेज अंसारी से नारा एक लगवाया गया था, जय श्री राम उससे बुलवाया गया था, जिस बात पर किसी से आप जबरदस्ती, राम तो दिल में बसते हैं, जिसके दिल में बसते हैं उसके दिल में बसते हैं, जबरदस्ती आप किसी के मुंह में राम नहीं डाल सकते, और वो बात गलत है तो है, मैं भी कहता हूं गलत है, लेकिन मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन शायद वहीं से आती है। देखिए, एक चीज आप इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इधर हट करके बताना चाहता हूँ। यहाँ जो झारखंड के जो लोग हैं, ज्यादातर लोग किसान हैं। किसान अपने जो जानवर हैं, जो बैल हैं, उनको दूसरे प्रदेश से, दूसरे जगहों से, दूसरे हाट से ला करके अपने घर पे उसका करते। और जो देखिए, जो बूढ़ा जो जानवर है उसको वो लोग अदला बदली करते थे। अब स्थिति क्या है कि अब भय से आपको जोतने लायक कहीं जानवर आपको मिल नहीं रहे हैं, किसान भी परेशान है। तो अगर ठीक है, अगर कानून अगर बनना है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जाएं तो क्या हम उनके जो सांस्कृतिक है, उनके जो खान पान है, हम उसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। ठीक है, हम सम्मान करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत राजस्व कच्छप हो सकता है, ठीक है ना, व्यक्तिगत अमित मंडल हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मेरे ही सदन में रहने वाले लोग मेरा इत्तेफाक रखें, उससे इत्तेफाक रखें। हमारा ये कहना है, जिस प्रकार से जो धार्मिक नारा जो दिया गया, जो दिलवाया गया, ये भयावह, ये गलत था, ये भयावह था। आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम अमित भाई और हो सकता है। हम लोग, मैंने जब अपना सदन में भाषण शुरू किया, मैंने महात्मा गांधी के कोट को ही बोलते हुए शुरू किया, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, मतलब कि हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते मैंने इस चीज को पहले ही स्टैंड किया कि किसी के साथ भी हिंसा होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ भी हम हिंसात्मक कार्रवाई, पीड़ात्मक कार्रवाई करें। इसलिए इस चीज को हम लोग अपनी जहन से उतार ले। 2014 के पहले क्या था, 16 के बाद क्या हुआ, अगर किसी के साथ किसी का हत्या होता है तो उसके तहत, भारतीय संविधान के तहत उस पर कार्रवाई करने का प्रावधान है। चाहे आप उसको मॉब लिंचिंग का नया बिल दे दे या बिल नहीं, ऐसा थोड़े ना कि पहले किसी का मर्डर हो जाता था तो वो खुल्लम खुल्ला चला जाता था, छूट जाता था। उसके लिए भारतीय संविधान ने प्रावधान किया है आईपीसी की धारा के तहत। वैसे ही मॉब लिंचिंग जो नया वर्ड अभी, लेकिन एक बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे कि 2014 के बाद से एक स्ट्रॉन्ग जो मतलब ये रिलीजन को लेकर, देखिए इससे पहले एक बहुत ज्यादा वो देखने को मिलती है। पहले टॉलरेंस वर्ड भी बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इनटॉलरेंट हो गया, टॉलरेंस आ गया, ये सब मीडिया में चलता रहता है। लेकिन वास्तविकता ग्राउंड जीरो पे क्या है कि मॉब लिंचिंग को एक प्रोपोगेंडा के तहत बीजेपी के अगेंस्ट में यूज किया जाता है। डराया जाता है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो फलना को फलना दिक्कत हो जाएगा, हमें वोट दे, हम आपकी ताकत बनेंगे, ताकत बन के सदन में जाएंगे और फिर आपके विकास के मुद्दे को भूल जाएंगे। जब मेन विकास का मुद्दा भटक जाता है, जब जेपीएससी का मुद्दा भटक जाता है, जब झारखंड है जो अब 5 साल पीछे चला जाता है, तो फिर जनता को खुश करने के लिए, अपने वोटरों को लुभाने के लिए एक बिल लाया जाता है जिसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जाता है। और उसके बाद यह कहा जाता है कि हम यही आरोप तो यहाँ पर जो आपके विपक्षी दल है वो लगाते हैं कि केंद्र में जब रोजगार के मुद्दे पर और इन बाकी मुद्दों पर जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता तो आप भी तो सीए लेके आए। आज की बात से थोड़ा सा असहमति रखता हूं। आज की इन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया कि ये डरा करके कि भारतीय जनता पार्टी की
आपकी सरकार आएगी तो देखिए मैं आपको ये तो खुला आप नारा दिलवा रहे, और सबसे ज्यादा नारा अगर जय सिया राम के जगह में, राम के जगह में आपने जय श्री राम शुरू किया। देखिए सिया को राम के साथ अलग नहीं किया जाता है, लेकिन आपने सिया को अलग करके सिर्फ जय श्री राम का नारा दिया। और घटना के क्रम में साक्ष्य है, हम लोग का आज आपके पास भी साक्ष्य है, हमारे पास भी साक्ष्य है, तो उसमें धार्मिक नारा को लगाया गया, जो कहीं से भी मुझे लगता है कहीं से भी ये इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजेश कचौरी ठीक बोल रहे हैं, और इसको भारतीय जनता पार्टी भी ओ नहीं करती इस बातों को, तो कहीं से इफ एंड बट है ही नहीं। हम लोगों की क्लैरिटी बिल्कुल साफ है कि अगर कहीं हिंसा होगी तो उसके लिए आप हिंसा करें, ये कभी भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन बस मेरा इतना कहना है कि अगर आप मॉब लिंचिंग का बिल ला रहे हैं तो इसको आप इस तरह प्रोजेक्ट मत कीजिए कि हम लोग आदिवासी की हित की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक की हित की बात कर रहे हैं। इसको आप प्रोजेक्ट कीजिए कि झारखंड के हर एक नागरिक की हम बात कर रहे हैं, कैसे उसको हम सेफ रखें, कैसे उसको सुरक्षित रखें, और कैसे आने वाले दिन में ना नस्ल के आधार पर, ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर कोई घटना घटे, इसको हम लोग सुनिश्चित करें। लेकिन इस बिल में मैं जब देखता हूं तो बिल में मुझे इन सब चीजों का उल्लेख नहीं दिखता है। अमित मंडल जी बहुत काबिल विधायक हैं, इनका जो बात था दुर्बल, देखिए सरकार ने भी इस बात को माना, मान लिया सरकार ने भी इस बात को, तो जो आप अच्छे सुझाव देंगे तो निश्चित रूप से सदन में हम लोग उस पर बहस करके उसको हम लोग कानूनी अमली जामा पहनाएंगे। लेकिन आपका जो सुझाव था, मैं आपका तारीफ करता हूं कि आपने कम से कम इस मसौदा को पढ़ा, समझा, और आपने सरकार की जो कमियां रही थी, सरकार ने जब एक्सेप्ट कर लिया तो इस बिल का स्वागत मुझे लगता है कि आपको भी करनी चाहिए। इसीलिए राजेश कचौरी मेरा आपसे इतना ही अनुरोध होगा कि जेपीएससी की गड़बड़ी को भी आप लोग उठाए पूरे एकदम जोश खरोश के साथ। और आपको भी दिल में कहीं लगता है कि सीरियल वाइज जो पास हो गए जेपीएससी में अभ्यर्थी, जो नहीं होना चाहिए था, कहीं ना कहीं घोटाले की तरफ इशारा करता है। देखिए निश्चित तौर से भाई अमित मंडल जी का बात का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन क्या है कि अभी तक का जो मसला रहा है जेपीएससी का, देखिए राजनीति दांव पेच राजनीति वो चलता है। लेकिन इस बात को भी देखना पड़ेगा आपको कि अभी तक 21 वर्ष हो गए हम सिर्फ छठे जेपीएससी तक की रुके पड़े हुए थे, और जितना भी जेपीएससी हुआ विवादास्पद रहा, और इसके जितने भी चेयरमैन हुए सारे लोग विवादास्पद रहे, और लोगों पे सीबीआई जांच होती है, लोगों के ऊपर जितने अभ्यर्थी पास किए, जो मैं कहूँ फर्स्ट जेपीएससी और सेकंड जेपीएससी की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक एलिगेशन लगा कि नहीं ये लोग चीटिंग करके यहां पर आए हैं। आज माननीय न्यायालय के पास में मसला है, आज जेल जाने का नौबत है। कुछ लोग जो हमारे चेयरमैन वगैरह थे उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। देखिए बात है कि एक सरकार प्रयास कर रही है, और सरकार ने स्वीकार किया कि ये मानवीय भूल हमारा ओमार सीट का हो सकता है। सरकार भारी सदन में, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है हरीश भाई, चूंकि आप भी रहते सदन में, मैं भी रहता हूं, यहाँ पे हम लोगों जिस प्रकार से आज के विधायक पे जिस प्रकार से बहस हुई, उसी प्रकार से बहस वहां भी होना चाहिए। बहुत अच्छी चीज ये है नहीं, मैं अमित भाई एक बहुत अच्छी, चूंकि लास्ट का 30 सेकंड बचा हुआ है, बहुत पॉजिटिव चीज जो मैं, एक दिन का सदन की कार्रवाई अभी बची, एक कार्य दिवस बचा है। जो माननीय विधायक है, सदन के जो सदस्य हैं, उनको ये डिबेट देखनी चाहिए। आज चर्चा हुई और इतनी हैंडसम चर्चा हुई, तमाम बातें हुई। देखिए, और सबसे बड़ी चीज है कि ना शोर हुआ ना गुल हुआ। आपने राजेश जी की बात सुनी, आपने अपने पक्ष में रखे, आपने अपने पॉइंट्स रखे और बहुत अच्छे से रखे। राजेश भाई ने आपके जो मन में दुविधा थी उन दुविधाओं पर जवाब दिया। फाइनल कमेंट्स में मतलब बस इतनी सी बात कह रहा हूं कि एक फाइनल कार्य दिवस बचा हुआ है। मतलब विवाद की जगह अगर एक स्ट्रॉन्ग चर्चा हो तो बहुत कुछ फलीभूत हो सकता है, उसका फलाफल बहुत अच्छा निकल सकता है। अमित भाई कुछ कहना चाह रहे थे? 30 सेकंड में बोलूंगा कि निश्चित तौर पर चर्चा हम लोग चाहते हैं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ये बोलते थे इनकी सोच मनुवादी है, तब मुझे ऐसा लगता है कि फिर चर्चा करने का कोई स्कोप ही नहीं बच जाता। आप सोए हुए व्यक्ति को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चर्चा तभी सार्थक होगी जब लोग इसको एक्सेप्ट करने को तैयार होंगे। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, एक चीज है, सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है, चाहे वो जेपीएससी का मामला हो या भ्रष्टाचार का मामला हो, या जितने भी झारखंड हित में जितने भी बिल लाने हो, सरकार प्रयासरत रही है कि यहाँ की जो मानसिकता है, यहाँ के लोगों की जो सोच है, जिस अनुरूप उन्होंने झारखंड का सपना देखा था, एक कदम धीरे धीरे देखिए एकाएक
हर चीज को पलटा नहीं जा सकता है, लेकिन समय समय सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए। निश्चित तौर से मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में नीतियां सरकारी हित में बनेंगी और इसमें सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक दोनों को इसमें लाभ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित भाई आपका, बहुत शुक्रिया राजेश कच्छप साहब आपका। मैं तो बस इतनी सी बात कहूंगा कि इस जो चर्चा हुई, इस चर्चा का फलाफल बस एक ही शब्द में है, जय झारखंड। तो मैं बस इतनी सी बात कहता हूं, अगर सदन में जितने माननीय सदस्य हैं वो भी इसी बात को अपनी गांठ में बांध ले, जय झारखंड, तो बस बाकी तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। फिलहाल डंके की चोट में यहीं तक। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।